आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, IFGA के चेयरमैन संजय बंडोपाध्याय जी, सलूजा फिरोदिया जी, श्री विक्रम गुलाटी जी, श्री अतुल मुले, वैभव डांगे, संजय गंजू, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं IFGA को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि 2004 से मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की लगातार बात करते आया हूँ, पर कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब होती है तो वो लोगों को समझाने में बहुत कठिनाई होती है। सबसे अच्छी बात हुई ऑटोमोबाइल कंपनी के लोग यहाँ बैठे हैं। जब अटल जी की सरकार थी और प्रफुल्ल पटेल हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तो मैं आया था इनकी मीटिंग, प्रफुल्ल पटेल जी को लेने के लिए कहा था, तो सबने बोलकर इतना विरोध किया कि ये करने से कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, इसका काफ़ी ज्ञानार्जन उस मीटिंग में हुआ था। अभी ये खुशी हुई कि अब सब लोग एक लाइन पर हैं और ये देश के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है वो स्मार्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल, यही हमारा उद्देश्य है। और पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। और मुझे लगता है कि ये जो हमको आत्मनिर्भर भारत बनने की बात है, इसके साथ हमारा ये मिशन जो है जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ऐसा है कि आज हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि हम 87% हमारी एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, और इसलिए इसके अलग अलग प्रकार के आयाम हैं। पहला आयाम ये है कि क्या ये 87% एनर्जी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज जो हमारे वर्ल्ड में जो अभी विशेष रूप से जो स्थितियां पैदा हुई, उसकी कितनी अड़चनें हम सब सेव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसका अनुभव आप सब ने लिया है, उसका वर्णन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आत्मनिर्भर बनना ये हमारे देश के हित में सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि लोगों में ये चलता ही है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे विवाद होते हैं और 90% विषयों के लेना नहीं देना नहीं विवाद चलते रहते हैं। तो ये यहाँ भी है कि इलेक्ट्रिक चाहिए, कि फ्लेक्स इंजन चाहिए, कि हाइड्रोजन चाहिए, तो सब आएंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतने लोग जो काम कर रहे हैं, इससे और 100 गुना लोग भी आएंगे तो भी इस देश का इंपोर्ट कम करना बहुत कठिन है। और इसलिए इंपोर्ट को अगर अभी आज इतना करके भी 2 लाख करोड़ की तो इकोनॉमी नहीं बनी है, तो ये 22 लाख है। इसमें दो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है कि पॉपुलेशन रोकने में कमियां हैं और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। अब ऐसी स्थिति आई है कुछ घरों में कि लोग में रहने वाले लोग 4 और गाड़ियों की संख्या 7, 8 बढ़ती जा रही है। और अभी हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी की है, अब उसका भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, क्योंकि भंगार भी बहुत पड़ा हुआ है। हमारे देश में हमें सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। हमारे देश में एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है, कॉपर इंपोर्ट होता है, प्लास्टिक, रबर और स्टील और एल्यूमिनियम और कॉपर, इसका रिसाइकलिंग करेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और 30% कम होगी तो ऑलरेडी हमारे 2 व्हीलर्स जो है ये सब, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है। अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये मेन 2 व्हीलर्स जो है इस पर 50% एक्सपोर्ट है। ये रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अगर हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनानी है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को जॉब देने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री है जो जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत सरकार को और राज्य सरकार को देने वाली है।
और यही इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। केवल आवश्यकता है कि हम सबको अपने अपने विषय तक सोचते रहेंगे तो उसके सही सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमें ओवरऑल कंप्लीट सिचुएशन का विचार करके फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। आज पहली बात तो ऐसी है कि निश्चित रूप से प्रदूषण हमारी समस्या है और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अगर बिगड़ जाती है तो क्या होता है, दिल्ली वाले उसका अनुभव कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की कितनी तकलीफें हो रही है। तो नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, ये दोनों का भी उपयोग करके हमको आगे जाना होगा और ये उसके ऊपर संभव होगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकल जाएगा। अभी आप इथेनॉल की बात कर रहे हैं, हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं, ब्रोकन राइस से, मक्के से, बाम्बू से, परली से, सबसे इथेनॉल बनना होगा, संभव हुआ है। पर इथेनॉल बनाने के बाद जो स्पेंट वॉश निकलता है, वो स्पेंट वॉश 50% स्पेंट वॉश और 50% बगास डालकर हम बॉयलर में जलाने में भी कामयाब हुए हैं। और ये स्पेंट वॉश से जो पोटैश निकलता है, आज हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र की स्थिति ऐसी है कि यूरिया, फास्फोरस, पोटैश सब हम लोग इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और वो इंपोर्ट करने के बाद देश के 5-7 लाख करोड़ बाहर जाने के बाद उसके बाद भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स के क्या दुष्परिणाम है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो पोटैश निकलती है इसका बहुत बड़ा फायदा है। जो प्रेस मड निकलता है और इसका अभी जो उल्लेख किया, ये बायोचार, सब जगह ये समस्या है। और मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ गन्ना, शुगर केन 35 से 40 टन पर एकड़ होता था, यानी 350 क्विंटल। और मैंने फिर जब ज़मीन की टेस्टिंग की तो मेरे यहाँ जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 0.35% था। तो अभी हमने स्पेंट वॉश और प्रेस मड डालकर एक खाद बनाया। अभी मैं हर साल 50,000 टन खाद बनाता हूँ 4 चीनी मिल में, और मुझे तो सबसे ज़्यादा तो यही सबसे फायदे का विषय है। अब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और अभी मेरे यहाँ 88 टन गन्ना पर एकड़ हुआ, यानी 880 क्विंटल। और अभी तुअर हुई 15 क्विंटल, चना हुआ 15 क्विंटल, और सब्जियों में 3। और मैं ये धंधा करके नहीं करता, मैं किसानों में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर फ्रूट में 3 दुकानें खोली है और अभी मैं सब सब्जियां बेचता हूँ। इतना अच्छा मार्केट मिला है और ये केवल उसमें भू सुरक्षा का रोल है। जो हमारा खाद है उसका नाम है भू सुरक्षा। तो अभी हम लोग ये बालों से अमीनो एसिड बनाते हैं, तो मैं करीब 6 करोड़ का अमीनो एसिड बनाता हूँ। 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ, मुझे लगा कि मार्केट में मिलेंगे, अब तिरुपति से लेता हूँ, ऑप्शन होता है वहाँ। और वो अमीनो एसिड प्लांट बूस्टर करके इतना अच्छा है क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं, इनका जो मैनुअल बन रहा है ऑर्गेनिक, और ये विशेष रूप से ये ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बायोचार बन रहा है, ये इतना इफेक्टिव है कि इसमें आपसे संबंधित नहीं है, पर मैं जबकि किसान हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भी हम 1000 किसान ये एआई लगाया उन्होंने, उसमें से 400 लोगों का लग गया। भाई आज हमारा वर्कशॉप चल रहा है और एआई में हमें बारामती विज्ञान केंद्र ने मदद की। उसमें 1 एकड़ में 180 टन गन्ना हुआ। मनोज कुमार जी, यह सब आप देखने के लिए जाइए, ये यूपी का भविष्य बदल जाएगा। और ये इसका पहला परिणाम ये हुआ है कि अभी मेरे खेत में लगा हुआ है, तो मेरे यहाँ एक मॉइस्चर गिनने का एक मशीन लगा हुआ है और एक वेदर स्टेशन है, और एसओपी बनाई है। गन्ने की एसओपी बन गई, तुअर की बन गई और ऑरेंज की बनाई, क्योंकि हमारे एरिया में 3 क्रॉप इम्पोर्टेंट है। और उसमें उन्होंने ये किया
कि मुझे मेरे खेत में अभी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकालकर एसओपी के कारण मुझे भेजता है कि 8 दिन में आपके यहाँ ये डिसीज़ आने वाला है, आपको इतना पानी अभी तुरंत देना चाहिए, ड्रिप चालू करिए। तो नेचुरली मेरा 50% फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कम होता है, 50% पानी भी कम लगता है और प्रोडक्टिविटी और 50% बढ़ती है। तो आप गन्ने का उत्पादन जब आपका यूपी में अभी बढ़ा, क्योंकि जब उन्होंने बीज बदल दिए, मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैं अध्यक्ष था तब मैंने वहाँ के लखनऊ के इंस्टीट्यूट में गया था, मैंने उनको वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट भेजा था। और वहाँ के बाद आपका जो शुगर का ये जो परसेंटेज था वो 9.5 था, अब 11.5 पर आया। ये बढ़ने का कारण ये हुआ कि उनने जात बदल दी। अब ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अभी नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइज़र आए, नैनो डीएपी भी आया। अब उसके कारण ये हुआ कि पहले तो 1 फीट तक जब क्रॉप आता है तो हमको तो केमिकल फर्टिलाइज़र और देने सब गन्ने में तो पर रहा नहीं है, पर उसके बाद मैंने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खाद यूज़ किया, डीएपी भी यूज़ किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसमें जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया उसी कंपनी का अब खरीदी करी है। तो आज नेचुरली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एग्रीकल्चर की बात जब आप करते ये कि भाई इलेक्ट्रिक की इतनी इफिशिएंट, ये सब ये सही मुद्दे, पर देश का क्या होगा? तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन जो दिल्ली में बैठी है और आपके साहब लोग जो है, इनका एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्याज की कीमत बढ़ेगी तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद करो। शुगर का तो आपने ऐसा बनाया कि मैं हमारे यहाँ कहता हूँ, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है। अब आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप 4 साल से, आपके पहले जो भी सरकार आई, मायावती की थी, मुलायम सिंह जी की थी, हर साल रेट बढ़ाते हैं। अब गन्ने का रेट इन्होंने इतना बढ़ाया कि ब्राज़ील में शुगर की कॉस्ट 26 रुपये किलो आती है और हिंदुस्तान में 33-34 रुपये किलो आ रही है, और हर साल रेट बढ़ा रहे हैं। और हम लोग कंज्यूमर को शुगर सस्ती मिलनी चाहिए करके हमने बैन कर दिया, हमने दिया, इसके हमने बढ़ाते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री आप यूपी के, इसलिए मैं आपको, अगर इथेनॉल नहीं आता तो बंद हो जाता सर, आप लोग सो नहीं सकते थे, क्योंकि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां शुगर केन मेन क्रॉप है, क्योंकि वो क्रॉप इसलिए कि लोगों में सबसे सिक्योर्ड क्रॉप है और उसके ऊपर इकोनॉमी है पूरी यूपी की। तो 100% अगर शुगर मिल डिस्टर्ब हो, बंद पड़ी काफ़ी, और ऐसे ही चलता रहेगा तो शुगर मिल चल नहीं पाएगी। क्योंकि इसका कारण, ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 99 रुपीज़ में फिनिश प्रोडक्ट बेचो? कोई तो भी चल सकता है क्या धंधा? मैं कोई शुगर मिल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोशल थिंकिंग से, मेरे क्षेत्र में मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैं कोई मालिक नहीं हूँ, शेयर होल्डिंग्स किसानों का है, 4 शुगर मिल चलाता हूँ। अब मैं बंद करना चाहता हूँ, भंगार में बेचना भी चाहता हूँ, पर कम से कम 4 लोकसभा और 20 एमएलए चुनाव हार जाएंगे और 4 सब बीजेपी के ही है। तो मैं, अब मेरे सामने प्रॉब्लम है कि चुनाव हारूँ तो क्या करूँ, या लॉस सहन करूँ। मैं लॉस सहन कर रहा हूँ और बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं निकाल के बैंक के पैसे चुका रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर की हालत जो है वो आज क्या स्थिति है। ये फूड वर्सेस फ्यूल, ये हमारे यहाँ केड़कर साहब थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, विद्वान थे, उनने किताब लिखी और उसमें पहली बार उन्होंने अटल जी सरकार के समय फूड वर्सेस फ्यूल की बात की थी। उनकी अपनी बात है। आज स्थिति क्या है? गेहूँ सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। आप सोयाबीन का तो पूरा हालत कर एमएसपी के नीचे गए, सब जगह पर एमएसपी के नीचे गए। अब आज इस साल हम चावल में वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। यानी हमारा प्रॉब्लम एक समय ऐसा था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, ये हमारी देश की समस्या थी। आज हमारे देश की समस्या है सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। यानी
पंजाब और हरियाणा में चावल रखने के लिए जगह नहीं थी तो हमने रेलवे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं और एमएसपी से नीचे जाकर सरकार खरीदी कर रही है। अब सरकार एमएसपी के नीचे जाकर जो खरीदी करती है उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकती है मुझे बता नहीं पाता, बताना उचित नहीं है। मैं मंत्री हूँ, मीडिया वाले कल मेरे नाम से लिखेंगे। तो आज प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर में हमारे जीडीपी ग्रोथ में 50 to 54% contributes from service sector, 20 to 24% from manufacturing sector, and 14% only from agriculture and allied sector. पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर वो 50 से 60% है और इसलिए इम्बैलेंस हुआ है। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ शहरों में लोग की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एग्रीकल्चर वायबल नहीं है। गांव में जाने के लिए अच्छे रोड बनाने पड़ेंगे, नहीं है। अटल जी थे तब मुझे जिम्मेदारी दी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला, मेरे अध्यक्षता में कमेटी थी। तो एक यहाँ नीति आयोग में एक सज्जन थे, जब जब मैं रिपोर्ट लेके अटल बिहारी जी के पास जाता था तो वो बोलते थे कि नो सर, प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। 4-5 मीटिंगें हुई। एक दिन अटल जी अधिकार से मेरे ऊपर नाराज हुए, ये कितने बार मीटिंगें चल रही, क्या कर रहे हो तुम, होता क्यों नहीं है? तो मैं बड़ा हंसते हंसते मैंने उनको कहा, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, देश का प्रधानमंत्री देगा, आप बताओ क्यों नहीं हो रहा। तो बोले क्या कारण है? तो पटवा जी थे उस समय ग्रामीण गांव, तो उन्होंने कहा ये ऊंट बैठा हुआ है, पूछा अधिकारी को, नाम नहीं लेता, बोले ये ऊंट आड़ा पड़ता है। तो अटल जी बोले क्या बात कर रहा है? बोले वो हर बार, बोला अटल जी ये साहब लोगों की सुनते रहोगे तो अगली बार अपनी सरकार नहीं आती। ये बताने कानून क्या होता है, कैबिनेट इज सुप्रीम। मैं अपने अधिकारी को कभी भी कहता हूँ, तुमको जो लिखना है लिखो फाइल पर, सरकार, मैं मंत्री हूँ 5 साल के लिए, मेरे दिमाग से चलेगा, तुम्हारे विजन से नहीं चलेगा। तुम्हारा तब तक लिखने का अधिकार है, तुम लिखो इसके दुष्परिणाम 1 2 3 4 5 और फिर नीचे लिखो फॉर कंसिडरेशन, और आपका रिमार्क दो, मैं जिम्मेदार हूँ। आज गाड़ी को, बस को आग लग गई तो लोग मुझे सवाल पूछते हैं, कोई अंडर ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का फोटो नहीं छपता। आजकल मैंने कहा है NHI में, तुम्हारे फोटो छपवा ना रोड पर, गड्ढा दिखा दो। मैंने बोला ऐसा तैयार करो कि इनके कौन कौन थे जो खराब रास्ते बने, इनके फोटो आए छप के पेपर में, मेरा क्यों आएगा? अकेला मेरा भी आए, मैं भी जिम्मेदार, तुम्हारा भी आए। तो प्रॉब्लम यह हुआ है कि एग्रीकल्चर में हालत जो है उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, गांव गरीब मजदूर किसान की हालत ठीक नहीं है। इसलिए पहली बात यह कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। पावर का अब कुछ मतलब नहीं रहा। जिन्होंने पावर बनाई, जो ग्रीन पावर थी, जो 6 रुपये 6.5 रुपये रेट था, क्योंकि उसके सिवा पूर्ति नहीं। अब वो सोलर पावर 2 रुपये 60 पैसे आई, तो नेचुरली अब एनर्जी है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी जो बहुत चर्चा हो रही है कैफे लॉम, अभी 15 दिन में फाइल आएगी मेरे पास। अब मैं बताना नहीं चाहता क्या होगा, पर वो अभी उसके लिए भी बड़े विवाद रहे। ये कोई हमें राजनीति में हम राजनीति के एक्सपोज होते क्योंकि हम 100% ओपन है, और इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए ओपन नहीं होती क्योंकि वो चुपचाप अंधेरे में उनका काम चलता है। क्या गुलाटी जी बराबर है ना, अब हाथ जोड़। तो ये सब जगह पर देखो, हमाम में सब नहीं है, तो ये सब चलने वाला ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि 60% चलते चलते बिजली तैयार करता है, वो फ्लेक्स इंजन है। और इसलिए आने वाले समय में, पहली बात तो मैं अक्सर अतुल मुड़ी जी को एक बात कहता हूँ कि ग्रीन फ्यूल में ये देश अच्छा है, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, तुमने शुद्ध हवा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना चाहिए, और फिर ये अगर ग्रीन फ्यूल यूज़ होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ये सब बातें जो है ये रिसर्च स्कॉलर, एजुकेटेड स्कॉलर को लिए होती है। मैं राजनीति में हूँ और मुझे 17 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट।
पर मैं मेरे लोकसभा में चुनकर आया हूँ, ये डॉक्टरेट, प्रोफेसर, वकील इनके कारण नहीं आया। मैं हर बार चुन के आता हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जितने अलग अलग प्रकार के लोग जो समाज में हैं, जिनके मैं नाम नहीं लेता हूँ, 90% मुझे वोट करते हैं। रेड लाइट एरिया में मुझे इस बार 98% वोट मिला। तो ये लोग, क्योंकि सबका एक अधिकार है। और दूसरा, जो विद्वान आदमी होता है वो बोलता है आज धूप है, मैं अभी 1 घंटे में वोटिंग को आता हूँ, फिर 2 घंटे में आता हूँ, आखिर 5 बज जाते हैं, आते ही नहीं, और ये झुंबड़ से जाके वोटिंग करते हैं। मुझे एक बार, मैं हवाई जहाज में बैठा था, हम लोग चुनाव आ रहे थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बहुत बुरा हुआ, आप लोगों का बहुत अच्छा विचारधारा ये है। बोला वो छोड़ो, तुम्हारा हाथ दिखाओ पहले। तो हाथ पर वोटिंग नहीं था। मैंने बोला मेरे ज्ञान मत सिखाओ, तुम जो वोट नहीं करता उसने राजनीति में बात नहीं करनी चाहिए। आप मेरे बारे में सहानुभूति मत दिखाओ, तुम किसी को भी वोट दो, पर दिखाओ तो वोट किया कि नहीं किया। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर में, ये चीफ सेक्रेटरी साहब थे पहले, इनको पूछो, 1,35,000 40,000 करोड़ रुपए शुगर मिलने गन्ने वाले के दिए नहीं थे। आज ये गन्ने वाले को पैसे थोड़े बहुत मिल पाए, इसका कारण अगर कोई होगा तो ये इथेनॉल है। और जब ये आया कि मक्के से इथेनॉल, तब फिर बात आई। मुझे याद है कैबिनेट में बड़ा हॉट डिस्कशन हुआ, फूड वर्सेस फ्यूल। फिर मैंने कहा कि मक्के की एमएसपी 1800 रुपये, 1800 या 1850 है, और मार्केट प्राइस 1200 रुपये है। और मैंने कहा ये आप 600 रुपये दे के हम खरीद रहे हैं, अगर ये इथेनॉल बनेगा तो मक्के की प्राइस बढ़ेगी। और जैसा हमने निर्णय किया, 2800 रुपये तक भाव गए, 2600 रुपये बिहार और यूपी में मक्के का भाव बढ़ा, और केवल 42,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में इसलिए गए कि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, और आज मक्के का क्षेत्र बढ़ा। अभी आपको वो मनोहर लाल जी ने समस्या दी हरियाणा में, खूब चावल, तो चावल न लगाने के लिए इंसेंटिव दिया सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 7,000 रुपये एकड़ या हेक्टर इसलिए दिए कि चावल मत लगाओ। तो आज की स्थिति में सरप्लस ऑफ फूड का कन्वर्शन एनर्जी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्रीकल्चर, देश का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% बिजली आती है, इलेक्ट्रिक भी रहे, फ्लेक्स भी रहे। और आप लोग और एक बात करिए, मैं विशेष रूप से आपको ये सुझाऊंगा कि ये जो आयब जी को, कि आप इसको एक 5-7 कमेटी बनाइए। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। केवल टेलीकम्युनिकेशन के टावर 450 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं। अभी मैंने किर्लोस्कर के पीछे लग लग के एक जनरेटर सेट बनाए 2, और अभी पहले बार लगे कि इथेनॉल पर। अब इथेनॉल का रेट 65 आएगा, 70 रुपीज़ आएगा, और डीजल का 110 115 आएगा। इकोनॉमिक्स है। अतुल, एक बात याद रखो, ये देश पैसा बचता है उसके पीछे दौड़ता है। ये गुलाटी साहब को देखो, कौन सा मॉडल बनाना, क्वालिटी बराबर कौन सा चलेगा, किसमें प्रॉफिट। गुनाह नहीं है सर, धंधे वाले ने प्रॉफिट के बारे में ही सोचना चाहिए। धंधा धंधा जैसा करना चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए, और राजनीति राजनीति जैसे करनी चाहिए। मतलब मुझे आक्षेप नहीं है। तो इसलिए आपको जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, आपको हर बार देश के प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइस के साथ ग्रीन सॉल्यूशन सस्ता देना होगा, तब चलेगा। और नहीं चलेगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसलिए एक बार आज तक ये है कि आज जो इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस है, उसके तुलना में एविएशन को छोड़कर, जिसमें अभी रिसर्च चल रहा है, हमारा सब जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है। कल मुझे ये आयशर कंपनी का, मैं पीछे पड़ा हूँ ट्रैक्टर के लिए, तो उनने खूब पीछे पड़ा, तो उनने ट्रैक्टर लाया। तो पहला ट्रैक्टर है डीजल और सीएनजी पर। अगर मैं सीएनजी पर ट्रैक्टर चलाता हूँ तो 1 लाख रुपए बचत है,
किसानों की। और सीएनजी और इथेनॉल का फ्लेक्स आता है तो 1,30,000 रुपये मिनिमम बचत है। अब एक किसान के लिए 1,30,000 रुपये की बचत बहुत बड़ी है। अगर वो फर्टिलाइज़र में बचाता है, डीजल में बचाता है, इंसेक्टिसाइड्स में बचाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये इथेनॉल, ये फ्यूल, ये पोल्यूशन तो निश्चित रूप से नहीं है, किसानों को फ़ायदा है, पर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इसलिए अभी बजाज में मैंने एक 2 व्हीलर की सीएनजी लॉन्च की थी। तो राजीव बजाज ने मुझे कहा कि ये, मैंने बोला ये कैसे चलेगी, उन्होंने इथेनॉल की भी बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 रुपये 40 पैसे पर किलोमीटर पेट्रोल बाइक का अगर खर्चा, तो ये सीएनजी बाइक का खर्चा 1 रुपया है। तो नेचुरली साउथ में काफ़ी चलने लगी। अब तो एलपीजी के भी वहाँ स्कूटर्स आई है। और ये 2 व्हीलर में तो ऐसा हुआ है कि मैं अभी बहुत भाई अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल वालों को इनकरेज करता हूँ। कल मैंने और एक बंगलोर में एक स्कूटर के शोरूम का उद्घाटन किया, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनाई। अच्छा, वो भी होशियार है कि टीवीएस बजाज वालों में बैटरी है 120-125 किलोमीटर के लिए चार्जिंग है। अब उन्होंने स्टडी किया कि एक स्कूटर 24 से 26 किलोमीटर चलती है। टीवीएस ने भी किया था और बजाज ने किया था। तो मैंने इनको कहा, चिल्लर लोगों को, तुम एक काम करो, तुमको अगर अच्छा है तुम बोले 60 किलोमीटर की बैटरी लाओ, तो तुम्हारा बैटरी का खर्चा कम होगा, स्कूटर सस्ती बेचो, तो मार्केट में तुम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनोगे। तो अब नेचुरली लोग बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। आज सबसे पहली बात कि इथेनॉल का जो कंजम्पशन है 20% तक सरकार ने किया है और प्राइवेट प्लेयर को भी मैंडेटरी किया है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी तकरार थी, अभी थी, प्रॉब्लम था, वो काफ़ी इस साल निकल जाएगा। पर आप इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बात करूंगा बाद में आपसे। आपको पहली बात मेरा कहना इतना है कि अभी ये जो कैफे नाम आने के बाद ये सबके 2 व्हीलर तैयार है 100% इथेनॉल पर। और शुगर फैक्ट्री को मैंने कहा कि तुम इनकी एजेंसी ले लो और तुम ही तुम्हारा इथेनॉल कंज्यूम करना शुरू करो। अभी एक दिल्ली आईआईटी में इथेनॉल में 7% पानी डालकर उन्होंने स्टोव बनाया। अब उसका इकोनॉमिक्स, जब मैंने बोला पहले इकोनॉमिक्स बताओ, तो कमर्शियल गैस का रेट जो है, सब्सिडी वाला अलग है और कमर्शियल अलग है। तो ये इथेनॉल वाला जो गैस स्टोव है वो कमर्शियल गैस के तुलना में सस्ता है। तो वो अगर बड़े बड़े स्टोव बना कर अगर इथेनॉल देते वो सिलेंडर में हम लोग, तो इथेनॉल उसमें यूज़ होगा। फिर 450 करोड़ ये जो टावर है जो डीजल फूक रहे हैं उसमें यूज़ होगा। मैंने खुद स्कैनिया की 15 बसेस हमारे शहर में पायलट प्रोजेक्ट करके 100% इथेनॉल पर चली, एक भी बार बननी पड़ी, नो पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अभी ट्रैक्टर आ जाएगा फ्लेक्स इंजन का, तो इथेनॉल जाएगा। तो आप सरकार के ऊपर डिपेंड होने के बजाय अगर खुद उसके मार्केट में, और सरकार से वो परमिशन आप सबको मिले, इसके लिए मैंने बात भी की है और निश्चित रूप से होगा। अब बात इन्होंने आइसोब्यूटेनॉल की। अब आइसोब्यूटेनॉल की टेस्टिंग चल रही है, पर अगर जैसे अतुल कह रहे हैं कि 10% तक आइसोब्यूटेनॉल डीजल में डाल दिया जाएगा, तो पेट्रोल की तुलना में डीजल का और 6 गुना, और उसमें 10% गया तो बहुत बड़ी इथेनॉल की डिमांड अपने इसमें निकल सकती है। तो 100% इथेनॉल, नहीं तो फिर आइसोब्यूटेनॉल, और आइसोब्यूटेनॉल के भी इंजन तैयार होंगे। मैंने अतुल को बुलाकर ट्रैक्टर कंपनी वालों के साथ उनकी बात करा दी। मैं जब ब्राज़ील में था तो जॉन डियर ने 100% इथेनॉल का ट्रैक्टर लॉन्च किया, मैं देखा हुआ। तो धीरे धीरे ये संभव है और ये होने में इकोनॉमिक्स भी है, बचत भी है। तो हमें हर क्षेत्र में भी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, अभी ये मनोज जी बता रहे थे कि हमने हाईवे बना रहे हैं। एक हाईवे के पीछे हमने कितने करोड़ का डीजल यूज़ किया। अगर 1000 करोड़ का अगर होगा तो 60-70 करोड़ का डीजल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले अभी हाइड्रोजन पर, इथेनॉल पर या इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल पर आते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा।
तो जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो सकता है उसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। और ये करने में मुझे लगता है कि अलग अलग इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के टावर, वहाँ जनरेटर्स हैं, और फिर आगे चल के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते, क्या इसका भी विचार करना होगा। मुझे याद है कि अभी हम लोग नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, तो हमारी वहाँ से एक पाइपलाइन बांग्लादेश में गई है। तो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था, शेख हसीना जी थी, तब बात हो रही थी, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया, क्योंकि मैंने उनके लिए, मैं शिपिंग मंत्री था, तो ब्रह्मपुत्रा में 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने ड्रेजिंग करके उनको मुंगली पोर्ट तक वाटरवेज बना के दिया था। ये बंडोपाध्याय जी को पता है, हमारी डिपार्टमेंट में थे उस समय। तो वो सुषमा जी ने मुझे कहा कि ये हो सकता है क्या? तो मैंने कहा कानूनी कैसे हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जाके मैं कैसे पैसा खर्चा करूं, पर आप बोलती है तो कुछ भी हो सकता है, हम राजे हैं, हमको आग लगाने का भी अधिकार है अगर करने का। बोली तो बोला आप बोलोगे, तो बोला हमारा मित्र देश है, ये तुम कर सकते तो करो। मेरा ठीक है, तो बांग्लादेश में बनाया। तब मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से जो पेट्रोल डीजल आप बांग्लादेश में आ रहा है, उसको अगर आप ये इथेनॉल पेट्रोल में डाल देंगे तो आपका पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो जाएगा। अब नेचुरली श्रीलंका में भी यही स्थिति है, तो श्रीलंका से, भूटान से, बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, तो आगे मार्केट भी ढूंढना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट के साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटोमोबाइल इंजन, और ये जो विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में जो इंजन्स है और मरीन इंजन्स, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब क्या हुआ है कि सरकार के तरफ से अभी जैसे जैसे आता है कि हाइड्रोजन की बात हुई, अब हाइड्रोजन में एक प्रश्न जो है अनुत्तरित है। अभी हमने 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट में टाटा है, रिलायंस है, IOCL है, 10 रूट भी है हमारे, और मैंने टाटा के 3 ट्रक, 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, नहीं 2, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर और एक IC इंजन पर मैंने उसको लॉन्च भी किया। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ये समस्या है। ये कितनी गंभीर समस्या है, इसका कारण मैंने जब गुलाटी साहब ने मुझे हाइड्रोजन की कार दी, तो ये भी एक जोक है, ये मेरे घर में कार भर के आती, मैं क्यों नहीं वापरता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन भर के फिर वो ट्रक में लाते मेरे घर पे क्योंकि हाइड्रोजन खर्चा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन वहाँ है। वो भी आया, वो अमेरिका से आया, और राम कुमार जी थे, वो आते आते वो कोई कस्टम वाला अटका देता था, कोई इधर अटकाता था, फिर मैं पीछे पड़ता था, तो 1 साल तो स्टेशन आने के लिए लगा। अब उसकी कीमत अगर स्टेशन डालेंगे तो 6 करोड़ रुपए है। अब डीजल की कमाई है 2 रुपये लीटर, पेट्रोल की 2 रुपये और डीजल की 1.5 रुपये लीटर। एक पेट्रोल पंप वाला धंधा, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, गलती से नहीं डालना चाहिए, वाइबिलिटी नहीं है। तो वो अगर 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा और 1000 किलो रोज अगर हाइड्रोजन बेचेगा, तो उसको 10 रुपये किलो मिला, तो ब्याज के लिए भी महंगा है। तो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कोई क्यों डालेगा, वो घाटे में जाएगा। तो हमें इसके पहले हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट कम करनी होगी। दूसरी बात जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक समस्या है। और तीसरी बात जो है, मैं तो, आप अभी $3 बात कर रहे थे, मेरा पहला कहना है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 होगी, तब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो निर्यात करने वाला देश बनेगा। और इसका सबसे अच्छा रॉ मटेरियल कोई है तो म्यूनिसिपल वेस्ट है। सर, अभी मेरे कारपोरेशन में एक नीदरलैंड की कंपनी को हम 10 साल से टॉयलेट का पानी बेचते हैं, तो पहला प्रयोग हमारा यशस्वी हुआ, 350 करोड़ हमको मिलते हैं। पहली कारपोरेशन है कि उसका। अभी मैंने मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में भी प्रोजेक्ट किया, जो इंडियन ऑयल पानी लेती है 19 mld स्लज का। तो अभी हमने वहाँ कचरे से किया, कचरे को सेग्रीगेट किया, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक रिसाइकल होता है, और उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकालकर
मीथेन से हम बायो सीएनजी भी निकाल सकते हैं और मीथेन से हम लोग हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट ये फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो सकती है। और अभी हमारे यहाँ 28 टन पर डे सीएनजी बनने वाला प्लांट एक 10 दिन में इसका इनॉग्रेशन है। तो हर कारपोरेशन में कचरा है। दिल्ली में तो पर्यटन के 4 बड़े बड़े टेकड़ियाँ। अब ये जब मैं पहली बार दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, आप थे तब, तो मैं वो नगर विकास और ये और कारपोरेशन की मीटिंगें करते करते एक दिन मैंने कहा भैया कचरा भी नहीं उठाना और काम भी नहीं करना, चलो हटाओ आप आओ मत मेरे पास, मुझे समय नहीं खराब करना। मुश्किल से अभी हुआ। तो गाजीपुर टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हुई और हमने पूरा कचरा दिल्ली मुंबई हाईवे में और 80 लाख टन कचरा अभी तक देश में हमने रोड में डाला है और डोलारो अहमदाबाद पे डाला है। अभी मैं हर महानगर पालिका को कहता हूँ कि कचरा NHAI को दो और 2027 एंड तक देश की लीगेसी वेस्ट को पूरा समाप्त करने का एक प्रोग्राम हमने तय किया है जो स्वच्छ भारत का अभियान है। तो कचरे को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना आसान है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आज आपने ये बायो बिटुमिन जिसके लिए बायोचार, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है सर। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि हम तो लोग पॉलिटिशियन हैं, हमको जनता चुन के देती है, पर आप जैसे आयस थोड़ी है सर। जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, आप जैसे कोई लोग नहीं है, क्योंकि बाकी तो हमको समझते नहीं। तो नेचुरली कन्विंस करते करते आदमी थक जाता है। अब ये बहल मैडम और ये सब कर रहे कोशिश। आप इन्होंने पहले रिसर्च किया, तो मैंने इनको कहा कि आप एक काम करो, रिसर्च करके, तो ऐसे बहुत से रिसर्च सरकार के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जाते थे, मतलब आप इसको बेचो। तो इन्होंने 15 पेटेंट मेरे हाथ से पहले लोगों ने खरीदी की, अब 23 हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये होने के बाद अभी ये जो बिटुमिन के भाव 40% बढ़ गए ये लड़ाई के कारण। और बीच में मैंने भूपेंद्र जी को कहा था कि ये जो यूज टायर है इसको बंदी है देश में इंपोर्ट करने की। मैंने बोला इसको अनुमति दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी को डेवलप करने से देश में रोजगार निर्माण होंगे, फायदा होगा। अब उसको यूज़ करके रबर पाउडर, उसकी मेरे अंदाज से, आई डोंट नो, और टेक्निकली फिट करना पड़ेगा इनको, कि 17% यूज रबर टायर की पाउडर, 30% बायोचार और 7% प्लास्टिक। और ये सब रिफाइनरी में करें, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर बराबर काम नहीं करते। बिटुमिन में बहुत गफले होते हैं, और इसलिए हमने उनको कहा कि आप ही ये लो, जैसे इथेनॉल पेट्रोलियम कंपनी खरीदती है, और हमको एक जो कौन सी ग्रेड है उसका एक बिटुमिन हमको आप इसका मिक्स करके वो हमको दो। तो ये हम ही लोग ले सकते हैं सर, 40% बिटुमिन लेते हैं। अब देश को 110 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी 50 लाख टन है, तो 60 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे अभी हमने निर्णय किया है कि ईरान में मैक्सिमम बिटुमिन उधर से आता था, तो 40% भाव बढ़े, तो हमने अभी सबके रेट बढ़ा दिया। अब ये रेट बढ़ाने के बजाय अगर ये बायोचार आता है, ये जो परली से बनता है, और ये जैसे अभी पानीपत का प्रोजेक्ट है कि 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन ये बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो मुझे लगता है कि ये बिटुमिन के लिए अगर ये आता है तो इतना इंपोर्ट कम होगा। अब इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये सोचना पड़ेगा कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। अब बगास से तो पावर बनाना तो वायबल नहीं है, तो बगास से हम लोग अभी बायोडाइजेस्टर में डाल के CNG बना रहे हैं। अब 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG और 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास 1 टन देता है। और इसमें जो राइस स्ट्रॉ में जो है उसकी टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात हुई, एक सच्ची घटना बताता हूँ कि मुकेश अंबानी मुझे मिले और मुझे कहा कि नितिन जी आप मुझे इतने बार कहते थे कि बायोफ्यूल ये करो वो करो, तो बोले मैंने कोई आपकी बात सीरियसली ली नहीं। उन्हें आनंद को बुलाया, तो मैंने बोला आनंद ने क्या किया? बोला अब ये इसकी तो अच्छा 400 प्लांट का इसने काम शुरू किया है और ये 4000 प्लांट डालना चाहता है। तो उन्होंने चालू भी किया अनेक जगह। हाँ, तो वो
वो मैंने उसको बोला कि अनंत ये तुमको कैसे, बोले मैं आपके हर भाषण को सुनता हूँ। ये तब से मेरे मन में था। अब ये राइस स्ट्रॉ फुकट में अवेलेबल है क्योंकि जला रहे लोग। अब उसको अगर सीएनजी तैयार होता है तो ट्रैक्टर चलेगा, कितना फायदा होगा। तो जो जो सॉल्यूशंस है उसको सबको हम स्वीकार करें और ये कंज्यूमर पे छोड़ दो। आपको कोई कंज्यूमर बहुत होशियार है, वो परख के करता है क्या लेना, कौन सी गाड़ी लेना, 4 बार किटकिट करता है वो 4 डीलर के पास जाके। मैं जब सब स्टूडेंट था, मैंने ये राहुल बजाज जी को एक बार मजाक में बताई थी बात कि मैं स्टूडेंट था तो मैंने बैंक लोन लेके स्कूटर खरीदने के लिए बजाज का चेतक का नंबर लगा था। तो वहाँ 3 कलर थे, तो मैंने बोला कि तीनों कलर अच्छे नहीं, काला नीला पीला था। तो मैंने बोला मुझे ये कलर नहीं, अच्छा कलर चाहिए। तो डीलर ने बताया देखो साहब ये है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मैंने यार ऐसा नहीं, कलर अच्छा नहीं होता बोले। तो मैं बाहर निकलते हुए बोला कि देखो एक दिन ऐसा आएगा ये गाड़ियाँ ट्रक में लेके घूमेगा गाँव में बेचने के लिए। और मेरी वाणी लग गई सर। अब ऐसा है कि किसी की दादागिरी नहीं चलती। नहीं श्राप नहीं। अभी ये हमको फोन, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मेरे जरा टोयोटो को बताओ मेरी इनोवा चाहिए। अभी इनोवा जैसे 4 मिल गए तो इनका मार्केट डाउन होता ना जी। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत यही है कि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी बढ़े, कंपटीशन और कंज्यूमर बेनिफिट मिलेगा। और इसलिए रोज ये अलर्ट है कि कॉस्ट भी रहे और क्वालिटी भी रहे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर के ऊपर ये छोड़ दो, पर पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं। और कोई भी चीज़ जो है ये ज़बरदस्ती से नहीं होती। और अभी जब एक समय ऐसा था जब पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लॉन्च की थी कार ताज पैलेस में, तो मुझे एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा था कि ये गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या। यहाँ से शुरुआत हुई। अब एक गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब मेरे पास स्टैटिस्टिक है 80% राइज हुआ है। अब मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले घूमता था ना, ये आपकी गाड़ी फ्लेक्स इंजन, ये वो, ये ऐसा है वैसा है, सब नेताओं को चक्कर कि भाई ये करो, पेट्रोल डीजल मत लो। तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था। अब ज़रूरत नहीं है, आधा काम लड़ाई ने कर दिया अगर आधा काम कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है तो अब सब लोग ले रहे हैं। केवल गवर्नमेंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो आपको पता नहीं होगा, पर हमारे यहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो कई भी सब लॉस में है। कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट, सिटी बस सर्विस कई प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है, मैंने हमारे नागपुर में 200 बसेस कन्वर्ट की सीएनजी पर। तो ड्राइवर लोगों ने मेरा पुतला जलाया। तो मैंने कहा तुम्हारी नौकरी कायम है ना। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। सर बोले प्रॉब्लम यह है कि गरीब पे पेट पर तुमने लात मारी। मैंने बोला मैंने क्या किया। बोले ये डीजल की बस है, इसमें फूक के रोज 4 लीटर डीजल निकाल के बेचते थे, हमारा धंधा बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो ये डीजल फूक कर निकालने की सुविधा है, पर इलेक्ट्रिक में नहीं है, इथेनॉल में कीमत नहीं है और सीएनजी में नहीं है। तो पूरे स्टेट की जितनी कॉरपोरेशंस है, एक साउथ की थोड़ी सी, कर्नाटक, तमिलनाडु छोड़कर, ये बंडोपाध्याय थे वहाँ, यहाँ घंटी छोड़कर सब बस में बचता है और वो पूरी लॉस मेकिंग है। तो अब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक आएगा तो नेचुरल ये लॉस है। हमारे कॉरपोरेशन में 70 करोड़ का फायदा हो गया अभी, क्योंकि डीजल का जैसा था वो बंद हो गया खर्चा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग स्वीकार करेंगे। और लोगों में कोई आजकल जो देखिए, मैं बहुत बार ये ऑटोमोबाइल वालों को कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो, विशेष रूप से इंडिया, नाम नहीं लेता उनके। और मैंने कहा कि तुम क्वालिटी सेंट्रिक बनोगे तो बाहर के ब्रांड नहीं आएंगे। नहीं सुना सर उन्होंने, हमको सस्ता है, कंज्यूमर को सस्ता देना है। अब जब ब्रांड्स आए तब इनका सेल खत्म हो गया। अब वो मुझे हर इसमें एग्जीबिशन में अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अब कैसी, मतलब अच्छी है। अब वो उनके सेल बढ़ गया और जो बाहर से आए उनका कम हो गया, क्योंकि लोग क्वालिटी सेंट्रिक है, लोग कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है। और उसमें भी एक रेशो है। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर पर छोड़ देना चाहिए और कंज्यूमर इसका निर्णय करेगा। पर हमें ऑप्शन करते समय फ्यूल के बारे में सब ऑप्शन पे काम करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में।
पहली प्रायोरिटी ग्रीन फ्यूल, जितना दम है उतना बना लो। उससे 22 लाख का इंपोर्ट खत्म होने वाला है क्या? नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक होने दो, हाइड्रोजन होने दो, जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के सब करो। कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, उसका इकोनॉमिक्स वो देखेगा। और इसलिए अभी हमने इन्होंने भी किया कि विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज और एक स्पाइस जेट का देहरादून से आया। तो अजय सिंह मेरे पास आया, वो बोले यार तुम बोलते हो ट्रायल करो। बोला करो ना। बोले मेरा हवाई जहाज का इंजन बिगड़ गया तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा, तेरे हाथ तक इतने काम किए, कोई माल पानी लिया नहीं मैंने, एक जहाज मेरे नाम पे जमा कर और कर बढ़ रही है, करना पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर अच्छा हो गया। वो देहरादून से आया, हमने उसका स्वागत किया, इन्होंने विस्तारा का चलाया। पर इथेनॉल से अगर एविएशन फ्यूल बन रही है तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ मैच करके जब वो पूरा प्रूव होगा तो डिमांड और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी कि हम कॉस्ट उसके बराबर रहे। और इंटरनेशनल प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि नए नए ऑप्शंस, नए नए अल्टरनेटिव्स, नई नई टेक्नोलॉजी, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इसके लिए आप सब इसमें काम करिए। दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इंपोर्ट को कम करना है तो ये आवश्यक है, और इंपोर्ट कम करना ये देश के हित में है। और एग्रीकल्चर में उसका फायदा होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फ्यूचर ब्राइट है। विश्व की परिस्थिति हमें अनुकूल बनती जा रही है। ये अच्छा हो गया कि जो बातें लोगों को 100 भाषणों में और 10-10 साल में समझा के नहीं समझा सकते थे, वो 20-22 दिन के अनुभव से सब सीख गए। जो विरोध करने वाले थे वो भी सीख गए, क्योंकि वो आफत आ गई ना। जब मार्केट में जब ये मिल नहीं रहा था तब संकट आया। अब नेचुरल अभी पार्लियामेंट में 20 एमपी ने इसमें ग्रीन फ्यूल का फोरम भी तैयार किया है। तो मैंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो मैं अपोजिशन पार्टी के एमएलए को बुलाता था, क्योंकि मेरी बात कोई करनी है तो सेक्रेटरी 4 अडंगे तैयार करते थे। तो मैं बोलता था तू ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ मेरे को, फिर क्या होगा? अरे बोला मैं हाउस पे अगर जवाब दूँ तो रिकॉर्ड बन जाता, फिर सेक्रेटरी मना नहीं कर सकता ना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता। मैं दन ठोक के जवाब दे देता था और रिकॉर्ड बनता था। और फिर सेक्रेटरी आके मुझे, सर अब देर इज़ नो अल्टरनेटिव। वेन जब आपने जवाब पटल पर दिया है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस, मतलब यही बात बराबर है, आप करो। तो मैं बोला तुम पार्लियामेंट फोरम में क्वेश्चन डालते जाओ, और ये क्वेश्चन को सब डरते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन आया तो मशीनरी ऐसी हिलती है पूरी, चाहे विधानमंडल में आए चाहे पार्लियामेंट में, सब दौड़ते क्वेश्चन लगा। तो सबसे पहले आप ये ग्रीन, आपका जो पूरा एनजीओ है, ये संस्था है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप उपयोगी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन तैयार करके दो, ताकि ये लगा के रिकॉर्ड पे आ जाए और फटाफट जवाब मिल जाएगा, और फिर उसको पुश मिलता जाएगा। दूसरी बात, कितना भी हुआ तो ये लॉबिंग होता है, और लॉबिंग में जब किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट को मारते तो किसी के, अभी मेरे खिलाफ भी क्यों लोग भिड़े इतने। अब मेरा तो इथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हमारा बॉटलिंग प्लांट है, 0.6% है उसमें, ना कोई फ़ायदा है ना कोई ज़रूरत ही नहीं। पर वो इसलिए लगे सोशल मीडिया में कि पैसा दे के उन्होंने छपाया, वो पूरा मैनेज था कैंपेन। पर मैंने फिर ये शुगर फैक्ट्री वाले और इनको प्रश्न पूछा कि पैसे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ इथेनॉल के लिए कैंपेन चलाया, तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काहे के लिए काम करना? फिर तुमको एक पोस्ट डालने के लिए भी समय नहीं है, और मुझे बता रहे हो कि तुम ये करो। तुमने तो बोलना चाहिए कि ये गलत है। एआर है और सबके रिपोर्ट है, एक भी गाड़ी बिगड़ी नहीं। फिर गाड़ा खड़ी की, बिगड़ी हुई गाड़ी के फोटो निकाले। अभी कल एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक का मुझे फ़ोन आया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई, जीप कंपनी की गाड़ी है, और मैकेनिक ने कहा कि ये इथेनॉल डालने के कारण ये गाड़ी बिगड़ गई। ये इथेनॉल का डिशा, आप तो बोलते हैं देखो ये क्या हुआ। बोला तुम्हारी गाड़ी डीजल पर है कि पेट्रोल पर है? बोले मेरी गाड़ी
डीजल पर है। अरे मैंने बोला भाई साहब, अरे डीजल में इथेनॉल डालते ही नहीं तो तेरे गाड़ी का हमारा क्या संबंध है। पर वो कैंपेन चला और कंप्लेन करने वाला लोक सत्ता करके मराठी डेली का नागपुर का संपादक था, देवेंद्र गावंडेकर, नाम बताता हूँ। बोले इथेनॉल के कारण मेरी गाड़ी बिगड़ गई। वो गाड़ी का कोई लेना देना नहीं था। तो आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट, इकोनॉमिक्स इज गुड, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस इज देयर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इज द नीड ऑफ द कंट्री, और एक्सपोर्ट अपने देश में तैयार करने से ग्रोथ में फ़ायदा है। और सबसे बड़ा है कि हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिकली करनी है तो हमको एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचना होगा। पर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो विशेष रूप से कैफे नॉर्म आएंगे तो इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ये कर्नाटक का जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, उसका एक रिपोर्ट हमने लाया और पावर सेक्रेटरी को मैंने वो रिपोर्ट दिया और मैंने कहा ये भी आप स्टडी करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते आप, पर ये जाने में मैं बहुत थक गया हूँ अभी, और तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है। हर डाल पर इतने विद्वान लोग बैठे बड़े बड़े, उनको कन्विंस करते करते ये रिटायर्ड हो गए, तुम भी अब रिटायर्ड हो गए, चौधरी साहब के, तो ये करने मुश्किल है। 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। टेक्निकली 85, 65, 25, 35, अब एक बार हो गया अटल जी के समय, फिर वो करते करते कैसे कैसे है आपको पता है। तो इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एज ए 100% फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में मिथेनॉल को भी कुछ जगह हुआ। अभी ये डीएमई का कि अभी ये 7 to 8% एलपीजी में डालना, तो उससे एलपीजी का भी हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है। तो हर जगह पर जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और गांव गरीब मजदूर किसान, इसको भी सोचना होगा। ये तो वो किसान आत्महत्या करते जाएंगे तो इधर कैसे होगा। हाँ, वो मिथेनॉल को भी, अभी आसाम पेट्रोलियम ये 600 टन मिथेनॉल बना था, तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि तुम 22 रुपये लीटर देने के लिए तैयार है, तुम मिथेनॉल के ट्रक और ये आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में चलाइए। अभी बाम्बू से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो उधर आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं अब परली आपके यहाँ है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो यहाँ परली का उपयोग करिए। तो मुझे लगता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना होगा, और ये करते समय हमें सोसाइटी के सभी घटकों का विचार करते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सोचेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स, धीरे धीरे ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम इसका कैसा उपयोग कर सकते, तो नेचुरली डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ते जाएगा, और दोनों बढ़ते जाएंगे तो ग्रीन का जो सपना है वो पूरा होगा। इसकी शुरुआत आप लोगों ने की है, इसमें निश्चित रूप से हमें यश मिलेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इनिशिएटिव को देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।